ओके जी, गुड इवनिंग। वेलकम बैक विद कैश फ्लो चैप्टर। इलस्ट्रेशन नंबर 2। आज सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो जो बताऊंगा उस हिसाब से करना है। ये वाले जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस हैं आइडेंटिफिकेशन वाले, ये आपको एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे। ठीक है जी। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग इन केस ऑफ अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, और बी है नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। अब आपको करना कैसे है, पहले तो ये सारा पूरा का पूरा क्वेश्चन करना नहीं है, जो 4-5 आइटम्स मैं बता रहा हूं सिर्फ वही करनी है। और करना कैसे है, देखो ऐसे पॉइंट नंबर 1 लिख के साइड पे लिख देंगे ऑपरेटिंग है, पॉइंट नंबर 2 के साइड पे लिख देंगे इन्वेस्टिंग है। बस ट्रांजेक्शन्स के नेम नहीं लिख रहे, थोड़ा टाइम सेव करेंगे हम। तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से करने हैं। 1 3 1 3 6 7 9, सिर्फ ये वाले 5 करने हैं। 1 3 6 7 9। पहले हम करने वाले हैं फाइनेंशियल कंपनी के लिए, तो अपनी कॉपी पे लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 फॉर फाइनेंशियल कंपनीज। पॉइंट नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2। यार लिख ले यार कार्तिक। फॉर फाइनेंसिंग कंपनीज। तो पॉइंट नंबर कौन कौन सा बोला था मैंने? 1, उसके बाद 3, 3 के बाद 3 के बाद 5 था ना शायद, 6 7 9। तो पहली आइटम मेरे पास है क्वेश्चन में, फर्स्ट आइटम है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी के लिए सिक्योरिटीज तो उसका काम काज हो गया, तो इसके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनेगी। जैसे मर्जी कर दे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनेगी पहले के लिए। ठीक है जी, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी का काम ही यही होता है, सिक्योरिटीज वगैरह का लेन देन। थर्ड, सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। तो ये सिक्योरिटीज भी उसके लिए क्या है, उसका काम काज है, तो ये भी इसका आंसर भी आएगा ऑपरेटिंग। सिक्स्थ, उसको उसी सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, बात एक ही है। तो जो उसका ऑपरेटिंग काम था, ऑपरेटिंग काम से ही वो कमाई कर रहा है, तो ये भी 6 और 7 भी ऑपरेटिंग बन गई। 6 और 7 भी ऑपरेटिंग बन गई। 9th आपको तंग करेगी आइटम, 9th पजल करेगी। देखो 9th में क्या है, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स। ये कंपनी ने जो शेयर्स अब इश्यू किए हैं ना, ये कंपनी का कामकाज नहीं था। कंपनी का कामकाज था दूसरी कंपनियों के शेयर्स वगैरह खरीदना बेचना। अब कंपनी ने खुद का आईपीओ लेके आई है और शेयर्स इशू किए हैं, तो शेयर कैपिटल और लाइबिलिटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ये फाइनेंसिंग का पार्ट बनेगा। किसी को अगर लॉजिक नहीं समझ आया एक बार पूछ लो। डिविडेंड पेड है टू शेयर होल्डर, मतलब कंपनी ने अपने जो शेयर कैपिटल इशू की थी उसके ऊपर इंटरेस्ट बांटा है, तो वो फाइनेंसिंग में आता है, शेयर कैपिटल इशूड। सर जो ये था परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ये कंपनी दूसरी कंपनियों के हम शेयर्स खरीद बेच रहे हैं, उससे रिलेटेड जो 6 और 7 में इंटरेस्ट डिविडेंड है वो ऑपरेटिंग में है। अब सेम इसी का ही नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की हेडिंग बनाओ। पहले फाइनेंसिंग कंपनी की बनाई है, केस नंबर 2 नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, उसके अलग पॉइंट मार्क कर रहा हूं मैं कौन कौन से करने हैं। पॉइंट नंबर 1 4 6 9, बस ये वाले करने हैं। 1 4 6 9 नॉन फाइनेंशियल कंपनी नॉर्मल कंपनीज हैं। अगर उसने कोई सिक्योरिटीज खरीदी है, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज यानी कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगी। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए जो सिक्योरिटीज खरीदी है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लोन और एडवांसेस मेड, ये भी इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग ये लोन और एडवांसेस मेड है, टेकन नहीं है। कंपनी ने किसी और को आगे लोन वगैरह दिया, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे आगे किसी को दिया, तो लोन और एडवांसेस मेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी, इन्वेस्टिंग। जो सिक्योरिटीज हमने खरीदी थी, अगर सिक्योरिटीज इन्वेस्टिंग है तो उससे होने वाली कमाई भी इन्वेस्टिंग है, क्योंकि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट पे कमाई है। लास्ट, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, ये तो फाइनेंसिंग ही रहेगा। इलस्ट्रेशन 2 खत्म। नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 में आया हुआ है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश। लिखा नहीं हुआ कौन सी कंपनी है, तो नॉन फाइनेंसिंग एज्यूम करनी है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी एज्यूम करनी है। सेम ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4, साइड पे लिख देंगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग।
पॉइंट नंबर 1, कैश परचेज ऑफ गुड्स। तो गुड्स हमारी क्या चीज होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सारे करने हैं। परचेज ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टिंग। पेटेंट परचेज्ड, क्योंकि पेटेंट भी हमारे लिए क्या होती है? एक एसेट्स होती है। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विस रेंडर, कंपनी ने गुड्स दी हैं चाहे सर्विस दी हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश पेड अगेंस्ट सर्विस टेकन, सर्विस टेकन है। सर्विस टेकन मतलब टेलीफोन की सर्विस ली, वाईफाई की सर्विस ली, उसके अगेंस्ट पेमेंट करी है तो ऑपरेटिंग। मतलब हमने अपने बिजनेस में किसी ना किसी से सर्विस ली, कोई रिपेयर वाले से, कोई सीए से, कोई एडवोकेट से, वाईफाई वालों से। सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग। यहां पे अब आप करेगा क्वेश्चन तंग 7th वाली में, इंपॉर्टेंट। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, फाइनेंस में कैसे आ गया? फाइनेंस तो शेयर कैपिटल और लोन से रिलेटेड होती है। इनकम टैक्स अगर पेड देखें तो ऑपरेटिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बिल्डिंग के लिए तो ये इन्वेस्टिंग। क्योंकि क्वेश्चन में अगर तो सिंपल इनकम टैक्स पेड होता तो ऑपरेटिंग होता, ये बिल्डिंग को लेके है, मतलब एसेट से रिलेटेड खर्चा है, तो एसेट से रिलेटेड खर्चा है तो उसी कैटेगरी में डालना पड़ेगा। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड है, रिसीव्ड नहीं है। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग। पता है डिविडेंड क्या होता है? शेयर कैपिटल के ऊपर बांटा जाता है। बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो इसका कोई एक्टिविटी नहीं आएगा, ये पार्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी भी सेम है, कैश का पार्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी लाइबिलिटी है, लोन है, तो ये फाइनेंसिंग में जाएगा। है क्या वैसे, देखने तो दो। डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब मैंने लोन रीपे कर दिया। लास्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग है तो उसके ऊपर होने वाला खर्चा भी क्या है? फाइनेंसिंग। रोज डेली एक क्वेश्चन ऐसा किया करेंगे, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू पहले ऐसा आएगा, वाइवा वाला यही वाले क्वेश्चंस पूछेगा, आपको ट्रांजैक्शन देगा, एक्टिविटी पहचानो। तो ये क्वेश्चन हमारे दो कैटेगरीज में आएंगे, एक वाइवा वाले में और दूसरा जो हमारे एमसीक्यूज आने हैं इस चैप्टर के उसमें। इस चैप्टर में 2 एमसीक्यूज आने हैं, एक बड़ा क्वेश्चन आना है। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पिछले बैच में तो कल ही शुरू हो गया था पहला, आपके बैच में आज स्टार्ट होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाओ आप लोग। पेज नंबर 13 पे होगा शायद, नहीं 21 पे। छह पे नहीं आ रहे, 7 पे आ रहे हैं, 7 पे आ रहे हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ रहे हैं, 6 पे नहीं आ रहे, 7 पे आ रहे हैं। एक बार के लिए फॉर्मेट पे आ रहा हूं मैं, फॉर्मेट मुझे अब याद करना पड़ेगा। अब आपका फाइनली फॉर्मेट वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट मेरे को बताना कहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता था। क्वेश्चन स्टार्ट होता था आफ्टर एप्रोप्रिएशन से, ठीक है। प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल लो, आफ्टर एप्रोप्रिएशन बोल दो। फिर इसमें 4 चीजें ऐड होती थी, ट्रांसफर टू रिजर्व, 2 तरह के डिविडेंड और टैक्स मेड। इनको ऐड करने के बाद मेरे पास क्वेश्चन में आ जाता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें हम ऐड करते थे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या ऐड करते थे? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, लॉस ऑन सेल हो गया, और माइनस करते थे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इनको ऐड लेस करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन में आता था सबसे खतरनाक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की हेडिंग ऐड करते थे डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और इसका अपोजिट लेस कर देते थे। फिर हमारे पास आता था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें इनकम टैक्स पेड माइनस कर दो। फिर आता था कैश फ्लो, मतलब जो भी उसका आंसर होता था, कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड। अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे
क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं। एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट, तो सबसे पहले आप अपने नोट्स में ना आफ्टर को सर्कल कर लेना, ये आफ्टर एप्रोप्रिएशंस वाले हैं, ठीक है जी। यानी कि पी एंड एल अकाउंट की जो सबसे आखिरी आइटम होती है वो दिया हुआ है, फिर इसके बीच में हमें चार चीजें ऐड करनी होती हैं। पहली गुडविल रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है, गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, मतलब पी एंड एल बनाते हुए हमने इसको माइनस कर दिया था, तो अब हम इसको प्लस कर देंगे क्योंकि इससे पैसा नहीं गया, कैश नहीं गया था। सेम ऐसे ही डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कार्तिक पहले समझ ले यार, लॉस ऑन सेल प्लांट एंड मशीनरी पी एंड एल बनाते हुए ये माइनस हुआ था, अब मैं इसको प्लस कर दूंगा क्योंकि ये इन्वेस्टिंग को बिलोंग कर रहा है और मैं स्टार्ट करने वाला हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसे ही प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फ्यूचर में हो सकने वाला लॉस, पैसा नहीं गया अभी सच में, पी एंड एल में माइनस हुआ था, इसको प्लस कर देंगे, अगला माइनस कर देंगे। और इसके बाद करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, पहला ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, तो उसका मुझे देखना है 23 से 24 तक इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद ये काम में आएगा। तो पहली करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, करंट करंट एसेट्स, ट्रेड पेबल क्या है, करंट एक्सपेंसेस पेबल करंट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बनाओ सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ये बनेगा आपके पास फॉर्मेट ऐसे फॉर द ईयर एंडिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 भी लिखो, अच्छी बात है, वाइवा की तैयारी साथ साथ होती चली जाएगी। लिखो जी कैश फ्लो, करो क्या बैठे हो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है, कोई बात नहीं जल्दी करो। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, एएस कौन सा लगता है यहाँ पे, एएस 3। मेथड कौन सा लगा रहे हैं हम, इनडायरेक्ट मेथड। जिस दिन वाइवा दे के आओगे आप खुद बताओगे कि सर आप सही बोल रहे थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछे गए, एएस का नंबर क्या है, मेथड कौन सा है, और एक्टिविटीज बताओ कि क्या है, और एक और क्वेश्चन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के वो 5-6 आइटम्स बताओ, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। जल्दी बना भाई फॉर्मेट है। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। लिखो जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2-3 दिनों के बाद मैं आपको सही वर्ड भी लिखवाना शुरू कर दूंगा, बुक वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी लिखवाते हैं, आफ्टर एप्रोप्रिएशन वर्ड भी होता है। फिलहाल अभी मेरे को कॉन्सेप्ट सीखना है, नाम नूम मैं बाद में सीख लूंगा। हाँ, तो अब इसमें वो 4 चीजें ऐड करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें 4 चीजें ऐड करो, ट्रांसफर टू रिजर्व, टैक्स मेड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये 4 चीजें ऐड करो। आने वाले 8-10 क्वेश्चन में हम ये आइटम्स लिखा करेंगे। सर पेपर क्वेश्चन में तो है नहीं, रिवीजन करनी है ना अभी हमने, जब 5-7 क्वेश्चन हो जाएंगे, जब हमें पूरा का पूरा फॉर्मेट पूरा रट जाएगा, फिर हम ये वाली आइटम्स तभी लिखेंगे अगर क्वेश्चन में होंगी, नहीं तो इग्नोर कर दिया करेंगे। तो ये 4 आइटम्स लिखो, ट्रांसफर टू रिजर्व, टैक्स मेड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो 0-0। इंटरिम डिविडेंड जो साल के बीच में हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं कि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है तो प्रॉफिट बांट दिया। बन गया जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद जब बड़े क्वेश्चन शुरू होंगे तो ये वाला जो है ना, जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाया है, इसको हम बाहर ही बाहर पहले ही फॉर्मेट से पहले ही निपटा लिया करेंगे वर्किंग नोट में। आपकी बुक वाले करते हैं, मैंने तो आज तक कराया नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही कराता हूँ जो सामने स्क्रीन पे है कि फॉर्मेट के बीच में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू करो, चारों चीजें ऐड कर दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। इसके बाद बताओ क्या आना चाहिए, इसके बाद आएंगी वो नॉन कैश वाली आइटम्स। हाँ लिखो, इसके बाद पहले हेडिंग डालनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बेटा डेप्रिसिएशन इसके बाद बोलना है आपने, पहले ये हेडिंग बोलनी है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर अब आप लोगों ने 4 या 5 लाइनें छोड़नी है, 4 या 5 लाइनें छोड़ो, उसके बाद हेडिंग डालो लेस वाली, लेस नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये मुझे पहले से ही पूरा का पूरा फॉर्मेट बना लेना है, ठीक है जी। ऐड क्या किया था, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर 3-4 लाइनें छोड़ने के बाद माइनस कर दो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। मैं पहले ही आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट बना दूंगा ताकि हमें कॉन्फिडेंस बन जाए, बार बार चीजें याद ना करनी पड़े। इसके बाद 2 लाइनें छोड़ के इसका आंसर बनेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पूरा का पूरा फॉर्मेट ऐसे ही याद करवा दिया करूंगा मैं क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सबसे अजीब चीज जो मुझे पढ़ते टाइम भी लगती थी, पढ़ाते टाइम भी, ये वाला। अब करंट एसेट्स को ठीक करना है मैंने। ऐड क्या क्या करते हैं? ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, और लेस करेंगे पहले इसके बाद, क्योंकि इनमें जो आइटम्स आएंगी तो उसके लिए पहले 4 लाइनें छोड़ दो, तो लेस करेंगे इसका अपोजिट। बिल्कुल ठीक है, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। चार लाइनें ऊपर छोड़ दो ऐड वाली में, 4 लाइनें नीचे लेस वाली में छोड़ दो, तो इसके बाद मेरे पास आंसर निकल के आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद मेरे पास आंसर निकल के आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसमें से आपने लेस करना है टैक्स पेड। ऊपर हमने टैक्स मेड को ऐड किया था, अब जो सच में टैक्स पे कर रहे हो, जिससे पैसा जा रहा है, वो माइनस कर दो। तो माइनस कर दो टैक्स पेड। तो अब मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा कैश फ्लो, लेकिन मैं यहाँ पे डैश डाल रहा हूं। अगर तो पॉजिटिव में आंसर आया तो फ्रॉम लिखूंगा, नेगेटिव में आया तो यूज लिख लूंगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमारी पिछले साल से पिछले साल 2 सालों की रिसर्च है। पहले सारा का सारा फॉर्मेट बना लिया करेंगे, जो जो आइटम्स है लिख दिया करेंगे, पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के। हो सकता है 1-2 लाइनों की स्पेसिंग का इशू रहे, कोई चक्कर नहीं है, मुझे क्वेश्चन जल्दी करना है बस। अब देखते हैं कहां तक हम पहुंच गए थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंच गए थे ना। अब मुझे देखनी है वो वाली स्टार्टिंग वाली 5 आइटम। गुडविल को ऐड कर दो, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, ये चारों चीजें ऐड हो जाएंगी। गुडविल, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रोविजन। कहां पे ऐड होंगी? यहीं पे, नॉन कैश आइटम्स में, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। क्योंकि जो जो खर्चे हैं उनको ऐड कर देना, जो इनकम है जैसे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड थी उसको माइनस कर देना। गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड कर दो। इसको इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि P&L बनाते हुए माइनस कर चुके थे। डेप्रिसिएशन भी सेम है, ऐड कर दो। गुडविल था, डेप्रिसिएशन था, लॉस था और प्रोविजन था। ऊपर मेरे पास चला आ रहा है 5 लाख रुपए से। अब गुडविल कितना था? गुडविल कितना था? डेप्रिसिएशन कितना था? लॉस, प्रोविजन। ठीक है जी, अभी इनका टोटल नहीं करना, माइनस कर दो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, क्योंकि ये P&L बनाते हुए ऐड हो चुका था, इसलिए अब इसको मैं माइनस कर दूंगा। बताना गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितने। अब यहां पे आपको जाके लाइन लगानी है 5 लाख में। अभी ये सभी का टोटल कर लो। सर क्या हम पहले प्लस वालों का भी टोटल कर रहे हैं अलग से? क्या जरूरत है? अलग से टोटल करके बस 7500 माइनस कर दो। मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक का आंसर निकालना है। 577,500। अभी तक देखा जाए ना, मैंने देखो वैल्यूज को बाहर नहीं निकाला, फर्स्ट वाले कॉलम में ही लिख रहा हूं। बिल्कुल एंड में जब आंसर आ जाएगा बताऊं। जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हो गया 577,500 सबका। अब इस स्नेहा, अब यहां पे देखो बेटा, क्या नहीं समझ आया? 4 चीजें प्लस कर दी, एक चीज माइनस कर दी। नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग वाले खर्चे सारे ऐड करने हैं ना।
तो जो क्वेश्चन में गिवन है आप देखो, गुडविल नॉन कैश है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, तो P&L बनाते हुए वो माइनस हो गए थे, इसलिए कैश फ्लो में उसको कैंसिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे कोई कैश नहीं गया था। सेम ऐसे ही प्रोविजन है। और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो इसलिए इसको ऑपरेटिंग में से कैंसिल कर रहे हैं। अब इसके बाद मेरे पास क्या बचता है? इसके बाद मेरे पास बचती है करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। पहला है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल की एरो देखो कहां जा रही है, 23 बाद में है। तो ट्रेड रिसीवेबल 52,000 से 70, स्नेहा समझ लो, तो 26,000 ऐड हो गया ना, वैसे तो बढ़ गया है ना, 52 से 78 हुआ, बढ़ गया ना। तो करंट एसेट बढ़ने की हेडिंग देखो हमने क्या बनाई थी, माइनस में था। करंट एसेट इंक्रीज की जो हेडिंग है वो लेस वाले में आ रही थी, तो लिखो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज, तो ये माइनस में आएगा 26,000। सेकंड आइटम क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस है मेरे पास सेकंड आइटम, 2,000 से 3,000 आ गए, 1,000 बढ़ गए ना। और करंट एसेट्स है, ये भी यहीं पे ही आएगा, लेस वाले में। जब भी करंट एसेट बढ़ जाए उसकी हेडिंग लेस वाले में आएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज 1,000। इसके बाद वैल्यू बताना क्या है, क्या आइटम है? ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है। देखना बढ़ रही है या कम हो रही है? पक्का बढ़ रही है ट्रेड पेबल। कितने से कितना हो रहा है ट्रेड पेबल यार? तो 11,000 बढ़ रही है। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी देखना ऐड वाले कॉलम में है कि लेस वाले कॉलम में है? ऐड वाले में। तो लिखो ट्रेड पेबल इंक्रीज। ट्रेड पेबल इंक्रीज, ये 11,000 प्लस वाले में आएगा। फोर्थ आइटम बोलो क्वेश्चन में क्या है? एसेट होती है यार, खर्चा मैंने पहले कर दिया ना, मेरा खर्चा था नहीं, मैंने पहले कर दिया। एक्सपेंसेस पेबल 34,000 से 20,000 आ गए, यानी कि कम हो गई। तो जब एक्सपेंसेस पेबल कम होते हैं, करंट लायबिलिटी कम होती है, तो वो कैटेगरी बन रही है माइनस वाले की। तो एक्सपेंसेस पेबल डिक्रीज कितना? 14,000। तो 3 आइटम्स माइनस की आई है, एक आइटम प्लस की है। 577 में 11 प्लस कर दो 588, 26, 27, 27 और 14 41, 41 इधर से खत्म कर दो 547। तो 14,000 के नीचे, 14,000 के नीचे लाइन लगाओ। आंसर आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में आंसर आ रहा है 547, कितना है? 500। टैक्स पेड है 0, तो आंसर आ गया प्लस में। तो यहाँ पे जहां पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा था उसको भर दो फ्रॉम, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। तो 547 500। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारे पूरे क्वेश्चन का 70% है, तो जिसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया उसको चैप्टर बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। हाँ, इसको बाहर निकाल दो 547 500 को, और बिना लाइन लगाए इधर देखो 547 500, इसके नीचे कोई लाइन नहीं लगानी, क्योंकि ये मेरा ए पार्ट का टोटल आएगा। जब पूरा क्वेश्चन करेंगे तो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का टोटल आएगा, वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इन्वेस्टिंग का टोटल आ जाएगा, यहाँ पे फाइनेंसिंग का, फिर इनका टोटल करेंगे हम। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8, द नेट इनकम ऑफ द ब्लू स्काई लिमिटेड, द नेट इनकम ऑफ ब्लू स्काई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 वॉज 4,89,000। डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 87,000। क्या है ये डेप्रिसिएशन? नॉन कैश। क्या होना चाहिए इसका ट्रीटमेंट? प्लस कर देंगे। इनकम फॉर द ईयर अराइव फॉर गेन ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस कर देंगे, लॉस ऑन सेल प्लस कर देंगे, राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कर देंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर की कॉस्ट फाइनेंसिंग में जाके माइनस होनी चाहिए।
इन्होंने ऑपरेटिंग के प्रॉफिट में कर दिया, तो पी एंड एल में ये माइनस हो चुका था 25,000, 87,000, 48,000 हम प्लस कर देंगे। उसके बाद आपके पास करंट एसेट करंट लाइबिलिटी के लिए दिए हुए हैं, जल्दी से पहचानते हैं। पहला क्या है, प्लस नहीं, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी बताओ। पहला है करंट एसेट, दूसरा है करंट एसेट, तीसरा है करंट एसेट, चौथा एक मिनट बता रहा हूं। तो फोर्थ वाला कैश का पार्ट है, इस वाले टॉपिक में इग्नोर करना है क्योंकि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं सिर्फ। ये कैश का पार्ट है इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे। पेबल करंट लाइबिलिटी, करंट आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग, ये लोन है। लोन जितने भी होंगे, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट वाले हो चाहे बड़े वाले लोन हो, डिवेंचर्स, सारे के सारे फाइनेंसिंग में जाएंगे। तो ये दो पॉइंट इग्नोर करने हैं। रीजन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है। अगर पूरा क्वेश्चन पूछा होता तो फिर कैश इन हैंड को भी यूज करते, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछा होता तो बैंक ओवरड्राफ्ट को भी यूज करते। जल्दी से फिर से प्रॉपर पूरा वो ढांचा बनाओ। ऐड होंगे क्योंकि वो फाइनेंसिंग में जाके माइनस होने हैं। जो ये इक्विटी इशू नहीं है भाई, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू है। हाँ, ये शेयर जब कंपनी आईपीओ निकाल रही थी, ये उसका खर्चा है। तो ये शेयर कैपिटल का खर्चा फाइनेंसिंग का होता है, तो फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। करो बेटा, जाओ फिर जाओ, आप जाओ, क्लास मत डिस्टर्ब करो, जल्दी जाओ। नहीं जाना, फिर जल्दी से बनाओ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला इस क्वेश्चन में रहने दो, मत बनाओ। मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में वो चार चीजें नहीं है, जर्नल रिजर्व, टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, तो उन चार चीजों को इग्नोर करके सीधा क्वेश्चन पीबीटी से शुरू कर दो। क्वेश्चन सीधा प्रॉफिट, पहले ए पार्ट लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, स्टार्ट यहां से होगा क्वेश्चन हमेशा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे दोबारा से। तो सबसे पहले आएगा, वैसे आना चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चारों चीजें मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, नहीं है तो इस क्वेश्चन में इग्नोर करते हैं, टाइम सेव करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू कर देते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,89,000। अब इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैंने देख लिया था 4 या 5 ही आइटम थी इसकी, तो 4-5 लाइनों की मैं स्पेस छोड़ दूंगा और लेस कर दूंगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इसके बाद जो मेरे पास आता है वही सबसे खतरनाक। इसमें मैंने देखा था एक आइटम थी, तो मैं 2 लाइनें छोड़ रहा हूं खाली। ये अब मेरे पास निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ऊपर लाइन लगा देंगे हम, ऊपर लाइन लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहां तक का टोटल करेंगे। अब आएगी सबसे खतरनाक चीज, एड डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो इसके लिए 3 या 4 लाइनें छोड़ देंगे, लेस करेंगे इसका अपोजिट, बताना इसका अपोजिट, एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। इसके लिए भी हम 3 या 4 लाइनें छोड़ देंगे। तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर से इसके ऊपर लाइन लगा देंगे, क्योंकि जहां जहां तक आंसर लगाते हैं ना उसके ऊपर लाइन लगाते हैं, तो वहीं तक टोटलिंग करेंगे ना। इसमें से लेस बताना क्या करना था, टैक्स कौन सा, पेड, क्योंकि यहां से पैसा जाएगा। तो टैक्स पेड मेरे क्वेश्चन में मैंने पूरा पढ़ा था नहीं, तो मैं 0 भर देता हूं। तो आंसर आ जाएगा कैश फ्लो डैश, पता नहीं है ना कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, कैश फ्लो डैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एड में आएगा यार,
ये फॉर्मेट बन के तैयार हो गया मेरे पास। पहले वैल्यूज भरता जा रहा है। तू कैसे क्यों कर रहा है जब मैं पूरी क्लास को ऐसे करवा रहा हूं? अब क्वेश्चन में मुझे बताओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या ऐड था? एक तो सबसे पहले देखना फर्स्ट आइटम क्या थी। पीबीटी हमारा हो गया 489। अब इसमें क्या क्या वैल्यू से मेरे को देख लेने तो। पहले पहले था डेप्रिसिएशन 87 का, लॉस था 48 का, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स थी। ये तीन चीजें आई हैं प्लस वाले में। एक तो था डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट के बाद था कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। पलक अब यहां पे ध्यान तो कोई बात नहीं, आ जाएगी। क्वेश्चन चला गया ना, +2 चली गई, वो वापस नहीं आएगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, आनिक डेप्रिसिएशन की वैल्यू बता कितनी थी? 85 87,000 है। लॉस ऑन सेल को ऐड क्यों कर रहे हैं? जल्दी से एक रीजन। लॉस ऑन, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग इक्विपमेंट जो होता है वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। पीएनएल में हम इसको माइनस कर चुके थे, इसलिए इसको प्लस कर दो। कितना था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग का पार्ट है ना, इक्विटी शेयर्स, तो इसलिए यहां पे इसको कैंसिल कर रहे हैं। कितने? 25,000। और गेन ऑन सेल ऑफ लैंड आया था मेरे पास, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये मेरा पीएनएल में प्लस हो चुका है, तो यहां पे मैं माइनस कर दूंगा। तो इनको इकट्ठा टोटलिंग कर दो। 489 में तीन जनों को प्लस कर दो, तीन चीजों को, एक को माइनस कर दो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल बता दो क्या आंसर निकलता है। 5,40,000। कोई और एक बंदा वेरीफाई कर दे या सोल्यूशन देख लो। 545 5,44,000 आ रहा है। अब मुझे क्या चेक करना है? इसके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज चेक करनी है। फर्स्ट करंट एसेट्स मुझे बता दो क्या है। जसप्रीत थोड़ा दिमाग लड़ा ले भाई। इन्वेंट्री जो है पहले 24 है फिर 23 है, तो एरो 23 से 24 की तरफ जा रही है। 185 से 167 है, डिक्रीज हुई है। तो डिक्रीज जब करंट एसेट है वो ऐड की हेडिंग में है। 18 के 22, तो ऐड करो इन्वेंट्री डिक्रीज, ऐड करो इन्वेंट्री डिक्रीज 18। हाँ हाँ लिख दोगे तो बढ़िया है, बाकी बुक में देख लेना, बुक में खाली इन्वेंट्री लिखा हुआ है क्या है। सेकंड आइटम बोलो, इन्वेंट्री के बाद क्या गिवन है? बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल देखना ऐड हो रहे हैं कि माइनस, मतलब बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? 142 से 145 हो गए, बढ़ गए हैं। तो जब करंट एसेट बढ़ रही है तो वो माइनस की कैटेगरी में है। रिसीवेबल डिक्रीज, तो 3,000 माइनस की कैटेगरी में आ रहे हैं। अगली आइटम बोलियो गर्व क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, तो मतलब ऐड की हेडिंग में आएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड की हेडिंग में आ जाएंगे। कितनी वैल्यू बोल रहे हो? इसके बाद बोलो। पेबल्स करंट लाइबिलिटी है, देखना बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? तो बढ़ रहे हैं तो ऐड की हेडिंग में आएंगे। ऐड पेबल्स 12,000 से बढ़ रहे हैं तो ऐड कर दो 12,000। एक आइटम और भी होगी पक्का। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं तो माइनस की कैटेगरी में आएंगे। कितने? 4,000। आइटम क्या थी वो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बस ये तीन चीजों को प्लस कर दो, दो को माइनस कर दो। कितना आता है? 5,71,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आया होगा, टैक्स है नहीं। 571, तो इसको हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम।
आगे इलस्ट्रेशन 9 शुरू करो जल्दी। अपना बैच ये वाला पता नहीं क्यों स्लो चल जाता है यार। पिछले बैच में 9th इलस्ट्रेशन के लिए 450 350 पे शुरू हुआ था। जल्दी 9th शुरू करो।